चलिए, गुड मॉर्निंग गाइस। कैसे हैं आप लोग? एकदम बढ़िया बढ़िया। थोड़ा सा मुझे वॉइस वगैरह का एक बार बता दो कि सर वॉइस वगैरह एकदम ओके है। तो बेटा हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। एक बार थोड़ा सा सभी लोग लिख दीजिएगा कि सर हाँ, वॉइस वगैरह एकदम ओके है सर। तो क्लास को स्टार्ट करें। एक बार बेटा वॉइस का बताइएगा कि सर वॉइस ओके है। हेलो। हाँ बेटा, वॉइस ओके है क्या? चलिए क्लास को स्टार्ट करें। बहुत बढ़िया। थोड़ा सा मैं एक बार और देख लेता हूँ। चलिए, हाँ, वेरी गुड मॉर्निंग बेटा सभी को। सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए, तो सभी लोगों को नवरात्र की बहुत सारी शुभकामनाएं। अभी नवरात्र चल ही रहा है, आप लोग जानते ही होंगे, है ना। और कल परसों में छुट्टी भी है आप लोगों की, है ना। तो थोड़ा सा हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। और हमने काफ़ी कुछ चीज़ें देख ली थी, थोड़ा सा फास्ट पढ़ेंगे। आप भी जानते हो कि सर अभी जस्ट हमारा एग्ज़ाम होने वाला है। और एग्ज़ाम की बात करेंगे तो काफ़ी अक्टूबर में तो आपका एमपी पुलिस का है, और मे भी आपका एमपीपीएससी का भी एग्ज़ाम आ जाएगा। हो सकता है एमपी पटवारी, हो सकता है आशा है आपकी नोटिफिकेशन आ जाए, या एमपीएसआई की वैकेंसी आई हुई है, एएसआई आई हुई है। तो आप लोगों को पढ़ना है। तो यहाँ अगर बात करें तो हमें क्या पढ़ना है, हम एमपी की बात कर रहे हैं। चलिए, तो सिंबल्स ऑफ एमपी को हम पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। और सिंबल्स ऑफ एमपी में आप जानते हो कि बेटा एक नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है कि सर मध्य प्रदेश का सिंबल कौन सा है, मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है, पुष्प कौन सा है, मछली कौन सी है ना। बहुत सारी चीजें पूछी जाती है। तो आज की क्लास में कोशिश करेंगे कि पूरा का पूरा हमारा सिंबल ऑफ एमपी, मध्य प्रदेश के प्रतीक चिन्ह कौन कौन से है, वो सारे के सारे का हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो जैसे कि मैंने कहा कि मध्य प्रदेश का जो प्रतीक चिन्ह है, तो आप देख रहे होंगे कि सर मध्य प्रदेश का जो प्रतीक चिन्ह दिखता है, स्टेट सिंबल की अगर मैं बात करूं तो कुछ इस प्रकार का आपको दिखाई देता है। जिसमें एक तरफ तो आपका ऊपर लिखा हुआ रहता है मध्य प्रदेश शासन लिखा हुआ रहता है। क्या लिखा हुआ रहता है? तो आप कहोगे कि सर यहाँ पर मध्य प्रदेश शासन ऊपर लिखा हुआ है, आपको दिखाई दे रहा होगा। नीचे सत्यमेव जयते लिखा हुआ रहता है। और आप साइड में बात करोगे तो यहाँ पर 24 आपको स्तूप देखने के लिए मिलते हैं। यहाँ अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर दो आपको सर्कल देखने के लिए मिलते हैं। एक आउटर सर्कल रहता है और एक इनर सर्कल रहता है। कितने सर्कल हो जाएंगे? दो सर्कल हो जाएंगे। इसमें आपको बीच में अशोक के जो सारनाथ का स्तंभ है उसमें की जो चार शेर वाली मूर्ति है वो आपको बीच में देखने के लिए मिलती है। इसके पीछे की बात करूंगा कि सर इस मूर्ति के पीछे में आपको क्या दिखाई देता है, तो आप कहोगे कि सर इसमें बनियान ट्री, या मैं कहूं कि बरगद का पेड़ आपको देखने के लिए मिलता है। क्लियर। इसके दोनों साइड अगर मैं बीच की बात करूं तो इस साइड में आपको एक धान की बाली और इस साइड में गेहूं की बाली दिखाई देती है, जो कि मध्य प्रदेश में गेहूं और धान होते हैं। इस बात को रिप्रेजेंट करते हैं कि मध्य प्रदेश का सिंबल क्या है। तो आप कहोगे कि सर एक ऐसा सिंबल है जिसके बाहरी घेरे में
24 स्तूप होते हैं। सर सेंटर में बात करूंगा तो सेंटर में सर अशोक के सारनाथ का स्तंभ होता है। फिर उसके पीछे की बात करोगे तो आप कहोगे कि सर बनियान ट्री या बरगद का पेड़ होता है। ऊपर की ओर बात करूंगा तो आप कहोगे कि सर मध्य प्रदेश शासन लिखा हुआ है। नीचे की ओर बात करेंगे तो सर सत्यमेव जयते लिखा हुआ है, जो कि आपका मुंडको उपनिषद से लिया गया है। क्लियर क्या बेटा? आप कहोगे कि सर ये लिखा हुआ है। इसकी बात करें कि भाई ये यहाँ पर यही सारी चीजें दी हुई है कि अशोक के स्तंभ का सिंह शीर्ष और राज्य वृक्ष का बरगद का पेड़ आपको दिखाई देता है। दूसरी अगर मैं बात करूंगा तो आप कहोगे कि सर चारों ओर इसके घेरे में क्या दिखाई देता है, तो गेहूं और धान की बालियां है, जो कि हमारे मध्य प्रदेश की बेटा सबसे प्रमुख फसल है। यस और नो? आप कहोगे कि सर मध्य प्रदेश की प्रमुख फसल है। बाहरी घेरे की बात करेंगे तो इसमें आपको क्या दिखाई देता है? 24 तीलियां दिखाई देती है या 24 स्तूप दिखाई देते हैं, जो कि 24 आवर को दर्शाते हैं। और 24 आवर की अगर मैं बात करूंगा तो 24 आवर का मतलब होता है कि 24 घंटे जो निरंतर आपको चलने का प्रतीक बताते हैं कि सर हाँ ये चलने का प्रतीक है, निरंतर गतिमान रहने का प्रतीक है, जो आपको 24 स्तूप दर्शाते हैं। उसके बाद में बात करें अंदर की ओर तो आप कहोगे कि सर मध्य प्रदेश शासन ऊपर की तरफ लिखा हुआ है और नीचे की तरफ सर सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। इसकी डिजाइन किसने की है, तो आप कहोगे कि सर इसकी जो डिजाइन की गई ये रामचंद्र माहेश्वरी के द्वारा की गई। किसके द्वारा की गई बेटा? आप कहोगे कि सर आपका रामचंद्र माहेश्वरी के द्वारा इसकी डिजाइन की गई है। चलिए आगे बात करते हैं भाई मध्य प्रदेश की। अगर बात करें तो मध्य प्रदेश के जो सिंबल्स है, आप कहोगे कि सर मध्य प्रदेश में जो सिंबल्स बने वो 1 नवंबर 1951 को। आप कहोगे कि सर मध्य प्रदेश का गठन कब होता है? आप कहोगे कि सर फॉर्मेशन मध्य प्रदेश का कब हुआ? मध्य प्रदेश का फॉर्मेशन होता है बेटा 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का फॉर्मेशन हुआ। यस और नो? आप कहोगे कि सर मध्य प्रदेश का फॉर्मेशन 1 नवंबर 1956 को हुआ। इस दिन से लेकर के आप कहोगे कि सर 1 नवंबर 1981 1981 कितने साल हो रहे हैं? तो सर 1956 से लेकर के 81 तक सर 25 साल हो जाते हैं। और 25 साल जब कंप्लीट हो गए मध्य प्रदेश के, तो आप कहोगे कि सर मध्य प्रदेश के जब 25 साल कंप्लीट हो गए, है ना, मध्य प्रदेश के जब 25 साल कंप्लीट हुए तो हमने कौन सा डे मनाया? तो आप कहोगे कि सर सिल्वर जुबली मनाई, जो कि 25 साल पे कंप्लीट होने पे मनाई जाती है। और इसी दिन, है ना, रजत जयंती आप इसको कह सकते हो कि मध्य प्रदेश की रजत जयंती कब मनाई गई? आप कहोगे कि सर 1 नवंबर 1981 को रजत जयंती हमारी मनाई गई, सिल्वर जुबली मनाई गई। इसी दिन हमारे 3 राजकीय चिन्हों को अपनाया, या हमने कहा कि मध्य प्रदेश के ये 3 राजकीय चिन्ह होंगे और उसकी घोषणा कर दी गई। नंबर 1 जो होता है, आप कहोगे कि सर पशु, हमारा एनिमल कौन सा होगा, कि मध्य प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा होगा, इसकी घोषणा भी कब की गई? तो आप कहोगे कि सर इसकी जो घोषणा की गई 1 नवंबर 1981 को की गई। हमारा 1 नवंबर 1956 को कोई भी राजकीय पशु नहीं था कि शेर होगा, बारहसिंगा होगा, लायन होगा, हाथी होगा, भेड़ होगी, बकरी होगी, ऐसा कोई भी सिंबल हमारा नहीं था। आगे बात करूं बेटा दूसरा कौन सा, तो आप कहोगे कि सर पक्षी, जैसे राष्ट्रीय पक्षी हमारा कौन सा होता है? मोर होता है। वैसे ही हमारा 1 नवंबर 1956 को जब मध्य प्रदेश का हमने फॉर्मेशन किया, तब तक हमारा कोई भी क्या स्टेट बर्ड नहीं था, हमारा राजकीय पक्षी नहीं था। तो हम कहेंगे कि सर हमने ये भी घोषणा कब की? आप कहोगे कि सर 1 नवंबर 1981 को की गई। और तीसरा बेटा ट्री, बनियान ट्री, आपने बचपन में एक कविता पढ़ी होगी, बनियान ट्री। बहुत सारे पक्षियों का घर होता है, गर्मी में धूप का सहारा होता है ना, बूढ़े बुजुर्गों का सहारा होता है, छाव में बैठते हैं, बड़ा आनंद लेते हैं, मजा लेते हैं, है ना, वो अलग बात है। तो हम कहेंगे कि सर इसकी भी घोषणा हमने कब की? आप कहोगे कि सर 1 नवंबर 1981 को इसकी घोषणा की गई। क्लियर? देन उसके बाद में बात करें बेटा, यहाँ पर आप बारहसिंगा को देख रहे होंगे कि सर ये हमारा एनिमल पशु है, दिखाई दे रहा है आप लोगों को। आप कहोगे कि सर ये एनिमल हो जाएगा हमारा एनिमल पशु, जो 1 नवंबर 1981 को इसकी घोषणा की गई। दूसरी बात करूं बेटा, ये आप देख रहे होंगे पक्षी, बड़ा घूर रहा होगा, ये आपको देख रहा होगा, इसकी बड़ी सी लंबी सी पूंछ होती है ना। आप कहोगे कि सर यहाँ से यहाँ तक इसकी पूंछ दिखाई दे रही है, यहाँ पर इसके ऊपर पंख दिखाई दे रहे हैं ऐसे, है ना, इसके सर के ऊपर बाल दिखाई दे रहे होंगे खड़े खड़े से, है ना। इसकी आंखें देखो बेटा कितनी कितनी बड़ी दिखाई दे रही है आंख, है ना। आप कहोगे कि सर ये हमारा पक्षी हो जाएगा। तीसरा बेटा ट्री की बात करूं तो बनियान ट्री आपने देखा होगा, और खूब तीर्थ वगैरह गए होंगे तो आपने बनियान ट्री के ऊपर बेटा झूला भी होगा। यस और नो? आपने इसकी डाल पकड़ करके झूला भी होगा इसके नीचे। अच्छा, बहुत सारी लड़कियों ने तो बेटा वट सावित्री जो व्रत होता है उसमें जाकर के इसको खूब धागे से लपेटा होगा। यस और नो? आप कहोगे कि सर बनियान ट्री, बरगद का ट्री हमारा ये होता है। डन। और इन तीनों की घोषणा कब की गई? आप कहोगे कि सर 1 नवंबर 1981 को इसकी घोषणा की जाती है, हमारी सिल्वर जुबली पे किया जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मध्य प्रदेश की सिल्वर जुबली कब से मनाई जाती है या कब मनाई गई, या मध्य प्रदेश की सिल्वर जुबली कब मनाई गई? आप कहोगे कि सर 1 नवंबर 1981 को हमने सिल्वर जुबली मनाई, और मनाने के बाद में हमने 3 स्टेट
सिंबल को बनाया, नंबर 1 बनाया सर पशु को, नंबर दूसरा बनाया किसको, पक्षी को, और तीसरा बनाया किसको, ट्री को। आगे बात करते हैं नेक्स्ट। आप कहोगे कि सर अगला देखते हैं सर पशु के बारे में। पशु की बात करें तो बेटा इसका नाम क्या हो जाएगा, अभी मैंने आपको डायग्राम दिखाया। पशु की बात करें तो बेटा पशु कौन सा होगा, आप कहोगे कि सर पशु होता है हमारा बारहसिंगा। यस और नो। और ये बारहसिंगा है, और बारहसिंगा का बेटा अगर आप बात करोगे कि सर इसकी प्रजाति कौन सी है, ये किस नस्ल का है, आप कहोगे कि सर ये ब्रैडरी प्रजाति का है। किसका है, आप कहोगे कि सर ब्रैडरी प्रजाति का है कान्हा। और ये कहाँ पाया जाता है, मध्य प्रदेश में। आप कहोगे कि सर कान्हा किसली नेशनल पार्क में पाया जाता है, जो कि मंडला और बालाघाट रीजन में आता है। आप कहोगे कि सर बालाघाट और मंडला रीजन में पाया जाता है। इसी को किसको, बारहसिंघा को बेटा कान्हा का गहना कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको, आप कहोगे कि सर कान्हा का गहना इसको कहा जाता है। आगे बात करोगे कि सर इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, इसका आप कहोगे बारहसिंगा का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो आप कहोगे रुसवर्स डुआ वैली। क्या हो जाएगा, रुसवर्स डुआ वैली इसका नाम होता है। ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। और ये देश का पहला ऐसा क्या है, देश का पहला ऐसा जानवर है जिसको बेटा, या मैं कहूंगी किसी नेशनल पार्क का इसको शुभंकर बनाया गया। और आप कहोगे कि सर इसको 2017 में भूरसिंह द बारहसिंगा इसी के नाम पर कान्हा किसली नेशनल पार्क का मस्कट जारी किया गया, जिसको आप कहते हो कि सर ये भूरसिंह द बारहसिंगा हो जाएगा। और ये देश का पहला नेशनल पार्क है जिसने खुद का शुभंकर जारी किया है। डन, क्या इतनी चीजें, क्या जारी किया है, खुद का शुभंकर इसमें जारी किया हुआ है, देश का पहला है। और इसको डिजाइन किसने किया है, तो आप कहोगे कि सर इसको जो डिजाइन किया गया रोहन चक्रवर्ती के द्वारा इसको डिजाइन किया गया है। डन, आगे बात करते हैं। ये आप देख रहे होंगे। अच्छा, इसको बारहसिंगा क्यों बोला जाता है, कोई बता सकता है क्या कमेंट्स में, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत सही। आप कहोगे कि सर इसलिए बोला जाता है क्योंकि सर इसके बहुत सारे सिंग होते हैं। हाँ बेटा, बहुत सारे सिंग होते हैं। इधर देख लो ये, इधर देखोगे ये, इधर देखोगे ये, इसके बहुत सारे सिंग होते हैं सर, है ना, बहुत सारे सिंग होते हैं, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, तो आप कहोगे कि सर इसको हम क्या कहते हैं, बारहसिंगा कहते हैं। देख रहे हो, और ये आपका मस्कट है, ये शुभंकर है, जिसको कहां पर, कान्हा किसली नेशनल पार्क में इसको घोषित किया गया है। बिल्कुल ऐसा ही दिखता है बेटा, भूरसिंह द बारहसिंगा, देश का पहला शुभंकर जारी करने वाला पहला नेशनल पार्क कान्हा किसली नेशनल पार्क, जो कि हमारे मध्य प्रदेश में है। फिर आप हम बात करते हैं भाई किसके बारे में, हमारे राजकीय पक्षी के बारे में। क्या आप लोगों को पता है कि मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है, एक बार कमेंट बॉक्स में लिख दो कौन सा है। यहाँ आपको दिखाई भी दे रहा होगा, दिखाई दे रहा है बेटा, प्यारा सा पक्षी। अभी मैंने बताया और अभी आपसे बताया था कि सर इसकी लंबी सी पूंछ होती है, देख लीजिए कितनी बड़ी पीछे आ रही है। तो कोई इसका नाम बता सकता है, एनीवन, नाम लिखिएगा बेटा कमेंट बॉक्स में कि सर इसका क्या हो जाएगा नाम। बहुत बढ़िया, आप कहोगे कि चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश के राजकीय पक्षी के बारे में। तो राजकीय पक्षी की अगर बात करेंगे तो मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी जो है बेटा, इसको हम क्या बोलते हैं, दूधराज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आप कहोगे कि सर इसको हम क्या बोलते हैं, दूधराज बोला जाता है। इसे एशियाई पैराडाइज फ्लाई कैचर भी कहा जाता है। इसी को शाह बुलबुल के नाम से भी जाना जाता है। इसी को सुल्ताना बुलबुल के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर, क्या 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 बोलेंगे इसको, इसी को दूधराज कहते हैं सर, इसी को एशियाई पैराडाइज फ्लाई कैचर कहते हैं, इसी को शाह बुलबुल के नाम से जाना जाता है, इसी को एशियाई दिव्यलोकी कीटमार के नाम से जाना जाता है। ये तमाम नाम किसके हो जाएंगे, तो आप कहोगे कि सर ये राजकीय पक्षी के नाम हो जाएंगे हमारे। और इसके अगर मैं वैज्ञानिक नाम की बात करूं तो क्या हो जाएगा, टैरफिसो, क्या लिखा है बेटा, टेरफिसोफिन पैराडाइज, या आप सीधा याद रखना बेटा टेरफिसोफिन पैराडाइज फ्लाई कैचर, याद रखना कि टेरफिसोफिन पैराडाइज फ्लाई कैचर इसका नाम होता है। डन, आगे बात करें, अदर नेम की बात करें तो भाई इसको दूधराज बोला जाता है। यहाँ पर देख लीजिएगा कि सर इसको दूधराज कहते हैं। दूसरा शाह बुलबुल बोला जाता है, सुल्ताना बुलबुल इसी को कहते हैं। आगे बात करेंगे एशियाई दिव्यलोकी कीटमार इसी को बोला जाता है। और बात करेंगे तो इसका निवास कहाँ पर है, तो आप कहोगे कि सर सरदारपुर जिला धार, आर पार जिला धार का आपने नाम सुना होगा, जहां से माही नदी निकलती है, वही वहां पर सरदारपुर जिला है। और सरदारपुर जिले में ही आप कहोगे कि सर एक सैलाना अभ्यारण्य भी है रतलाम में, और यहीं पर आप कहोगे कि सर ये दोनों जगह पर आपको क्या मिलता है, राजकीय पक्षी देखने के लिए मिलता है। डन, और यहीं आप बात करोगे कि सैलाना अभ्यारण्य रतलाम में ही एकमात्र क्या है बेटा, कैक्टस गार्डन भी है ना। क्या हो जाएगा, आप कहोगे कि सर कैक्टस
गार्डन भी हो जाएगा। ये आप पक्षी को देख रहे होंगे, बिल्कुल तारीफ में बैठा हुआ है कि कहीं कोई उसे क्या मिल जाए, कीट मिल जाए। बस बेटा घात लगा करके बैठा होता है कि सर कहीं से कीट मिल जाए और उस पे निगाहें जमी हो और कीट को खा ले। इसीलिए इसको एशियाई दिव्यलोकी कीटमार बोला जाता है। एकदम अपने शिकार के ऊपर नजरें बना करके रखता है, देखो बेटा एकदम चौकन्ना सा बैठा हुआ है कि बस मुझे कीट दिखे और मैं उसको पकड़ के खा जाऊं। इसीलिए इसको कीटमार भी बोला जाता है। क्या बोलेंगे इसको? कीटमार भी इसी को कहेंगे। डन। आगे बात करते बेटा राजकीय वृक्ष की। और राजकीय वृक्ष हमारा कौन सा होता है? तो आप कहोगे कि सर राजकीय वृक्ष हमारा कौन सा है? बरगद है। हरा भरा बरगद का पेड़, है ना? कितना बड़ा होता है आप लोग जानते हो, छाव कितनी गहरी होती है। और जो गर्मी के समय में इस पेड़ के नीचे गया होगा, है ना, गर्मी के समय में जिस किसी ने इसके नीचे नींद ली होगी, उसका आनंद, परम सुख, आनंद कुछ अलग होगा। आप कहोगे कि सर ये पेड़ है, इसकी लताएं और इसकी जड़ें, आप ये देख रहे होंगे कि सर हर टहनी अपने आप में एक अलग गाथा कहती है और इसमें बचपन में अपने लोगों ने झूला भी झूला होगा। यस और नो? तो ऐसा ही दिखाई देता है। और अगर बात करें तो आप कहोगे कि सर इसका वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा? तो आप कहोगे कि सर इसका वैज्ञानिक नाम जो होता है फाइकस बेंगालिसिस होता है। क्या हो जाएगा इसका नाम? वैज्ञानिक नाम फाइकस बेंगालिसिस होता है। आगे बात करें कि इसकी घोषणा कब की गई, तो हम वही कहेंगे कि सर मध्य प्रदेश की रजत जयंती जो कि 1 नवंबर 1981 को मनाई गई 1981 में, तब इसकी घोषणा की जाती है सिल्वर जुबली के उपलक्ष्य में। फिर आगे बात करेंगे कि सर इसकी विशेषताएं ऐसी क्या है कि इसको बनाना पड़ गया। माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ऐसा क्या हुआ कि इसको बनाना पड़ गया? तो आप कहोगे कि सर विशाल वृक्ष होता है, बहुत सारे पशु पक्षियों का आश्रय होता है, गर्मी में जीव जंतुओं का आश्रय होता है, कुछ तो मनुष्यों का भी आश्रय होता है। इसीलिए विशाल छायादार लटकती जटाएं और हवाई जड़ें, और ये बहुत लंबे समय तक रहता है। इसीलिए इसको हमने क्या कर दिया? हमारे स्टेट ट्री के रूप में इसको मान्यता दे दी। पर्यावरणीय लाभ क्या क्या है? तो आप कहोगे कि सर यह वृक्ष पर्यावरण को शुद्ध करता है। पर्यावरण को शुद्ध करने के साथ साथ पक्षियों, विशेष जीव जंतुओं को आश्रय देने का भी काम करता है। इसीलिए सर इसको हमने राजकीय वृक्ष बना दिया गया। सांस्कृतिक महत्व क्या है? तो अभी मैंने कुछ देर पहले बात की कि सांस्कृतिक महत्व या धार्मिक महत्व की बात करूं तो लेडी से बेटा वट वृक्ष सावित्री का जो व्रत होता है वो करती है। बहुत सारे हिंदू ग्रंथ में बेटा इसकी पूजा की जाती है। तो आप कहोगे कि सर अक्षय वट भी इसे कहा जाता है हिंदू धर्म में। यह पवित्र वृक्ष भी माना जाता है। विशेष कार्यों में इसकी पूजा की जाती है, विशेष समय समय पर इसकी पूजा की जाती है। इसीलिए सर ये धार्मिक और सांस्कृतिक दोनों महत्व का भी क्या हो जाता है? आप कहोगे कि सर ये वृक्ष हो जाता है हमारा। क्लियर बेटा? चलिए आगे बात करते हैं राजकीय मछली की। और राजकीय मछली आप जानते होंगे कौन है, कौन सी है हमारी राजकीय मछली? स्टेट फिश हमारी कौन सी हो जाएगी? तो आप कहोगे कि सर कौन सी है? तो आप कहोगे कि सर महासीर है। और महासीर को ही क्या बोला जाता है? आप कहोगे कि सर महासीर को ही टोर टोर कहा जाता है। क्या कहते हैं? आप कहोगे कि सर महासीर को ही हम क्या कहते हैं? आप कहोगे सर टोर टोर बोला जाता है। और ये देख रहे होंगे भाई, इसका मुंह देखिए कितना खुला हुआ है, यहां से यहां तक देखो, दिख रहा है आप लोगों को? इधर हो जाता हूं। हाँ, इसका मुंह देखिए बेटा कितना बड़ा खुला हुआ है। ये इसका इतना बड़ा मुंह खुला हुआ है। आग देखो इसकी कितनी बड़ी है। और इसके ऊपर देखो बेटा सिल्क कितने पाए आ रहे हैं। ये पूरे के पूरे सिल्क पाए जाते हैं इसके ऊपर, पूरे शरीर के ऊपर सिल्क पाए जाते हैं। ऐसा लगता है कि चमकती हुई मछली है ना? और इस मछली को ही हम कहते हैं महासीर, इसी को कहते हैं टोर टोर। यस और नो? तो ये हमारी मछली हो जाएगी। और अब बात करें कि भाई ये मुख्यतः इसका आवास कहाँ पर है, कहाँ कहाँ पाई जाती है, तो मैं अगर बात करूं तो आप कहोगे कि सर ये नर्मदा नदी में पाई जाती है, ये बेतवा नदी में पाई जाती है, ये चंबल नदी में पाई जाती है। इनके अलावा केन तवा नदी में भी कुछ मात्रा में पाई जाती है। सबसे ज्यादा जो आपको महासीर या टोर पाई जाती है, आप कहोगे कि सर सबसे ज्यादा नर्मदा नदी में पाई जाती है। और नर्मदा नदी की अगर बात करूं बेटा तो एक बड़वानी में एक जगह है बड़वाह, और बड़वाह में ही हमने महासीर प्रजनन केंद्र, जो कि महासीर के संरक्षण के लिए जाना जाता है या महासीर को के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए जाना जाता है, बड़वाह में हमने महासीर के लिए एक सेंटर खोला है। और बड़वाह के अलावा भोपाल में आपका महासीर संरक्षण केंद्र है, प्रिजर्वेशन सेंटर है। तो आप कहोगे कि सर कहां कहां पर हो जाएगा? आप कहोगे कि सर भोपाल में भी है, बड़वाह बड़वानी में भी है। डन। आगे बात करें तो आप कहोगे कि सर ये खतरे की स्थिति में है। क्यों खतरे की स्थिति में है? क्योंकि बेटा आप जानते हो मनुष्य इतना बेवकूफ हो चुका है, इतना बेकार हो चुका है कि एक तो
आए दिन कोई ना कोई जाल लेकर के बैठा ही होता है, कांटा लगाया, फिश टैकलिंग के लिए लगा हुआ है, पकड़ा आया, बनाया, खाया, सो गया, है ना। इसमें दूसरा बढ़ता प्रदूषण, तीसरा कमी होती पानी की, ये सारी समस्याएं कह सकते हो कि सर इनकी जनसंख्या में क्या कर रही है, इनकी जो संख्या है उसमें कमी कर रही है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि सर ये खतरे के निशान में आ चुकी है, और अगर यही हालात चलते रहे तो आने वाले कुछ समय में आपको ये मछली भी देखने के लिए नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि इनका प्राकृतिक जो आवास है ये भी धीरे धीरे क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। जैसे गौरैया आपको अभी देखने के लिए नहीं मिलती, बहुत कम देखने के लिए मिलती है जैसाणु, वैसे ही आप कहोगे कि सर डायनासोर तो पूरे खत्म हो चुके, अब कहीं नहीं मिलते, वैसे ही बेटा कुछ समय के पश्चात आपको ये मछली भी देखने के लिए नहीं मिलेगी। आप जब अपने बच्चों को कहानी सुनाओगे तब आप कहोगे कि सर कोई महासीर नाम की मछली हुआ करती थी, है ना, और महासीर नाम की मछली हुआ करती थी, उसके ऊपर बहुत सारे सिल्क पाए जाते थे। सिल्क बेटा ऐसे समझो, प्याज सबने देखा होगा, प्याज का एक एक छिलका निकालते जाओ, है ना, और प्याज का जैसा छिलका होता है बिल्कुल वैसे ही आपको इसके ऊपर देखने के लिए मिलेंगे, है ना। कुछ लोग तो कहते हैं कि खाने में बहुत स्वादिष्ट होती है ना, वैसे खाना नहीं चाहिए। चलिए आगे बात करें भाई। देखिए इसके लिए संरक्षण योजना की बात करेंगे तो बेटा एक तो इसका सीड स्टॉकिंग की बात करते हैं, ये स्टॉक किया गया है। उसके बाद में ब्रीडिंग फॉर्म, है ना, इनकी प्रजाति को बढ़ाने के लिए क्या क्या उपाय कर सकते हैं, तो इसके लिए जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं, है ना। नर्मदा में हमारे सीएम शिवराज सिंह चौहान थे पहले, उन्होंने बहुत सारे काम किए। अब तो मोहन जी है, ये भी बहुत सारे काम कर रहे हैं, भोपाल में संरक्षण कर रहे हैं, बड़वाह में नर्मदा में संरक्षण कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे सेंटर, छोटे छोटे सेंटर बना दिए गए जहां पर इस मछली का क्या किया जा रहा है, आप कहोगे कि सर संरक्षण किया जा रहा है। यस और नो? 2012 से बेटा इसको, कब से? 2012 से इसको रेड डाटा बुक में शामिल कर दिया गया है, 2012 से। अब 2012 से रेड डाटा बुक का मतलब ही होता है, रेड डाटा बुक मतलब कि ये संकटग्रस्त है, आने वाले कुछ समय में अगर इसके संरक्षण की बात नहीं की गई तो आने वाली जनरेशन को ये देखने के लिए नहीं मिलेगी, ये पृथ्वी से विलुप्त हो जाएगी। डन। चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट की बात करें बेटा खेल। और खेल के बारे में तो अब क्या ही कहे, ये ऐसा है ही खेल। बेटा कमेंट बॉक्स में थोड़ा खेल लिख दीजिएगा कि सर कौन सा होता है। हाँ बहुत बढ़िया बेटा, वेरी गुड। खेल की अगर बात करेंगे तो खेल में आप कहोगे कि सर खेल होता है हमारा मलखंब, है ना। मल्ल जानते हो और खंब जानते हो बेटा, जहां पर हम मल्ल के साथ में, मल्ल वैसे तो बेटा एक युद्ध होता है, युद्ध कला होती है, और खंब का मतलब होता है कि खंबे के ऊपर किया जाए, उसी को हम मलखंब कहेंगे। मतलब खंबे के ऊपर आपको जाकर के करतब दिखाना है, वही आपका मलखंब हो जाता है। डन क्या? तो आप कहोगे कि सर मलखंब है हमारा राजकीय खेल, क्या हो जाएगा? आप कहोगे कि सर कौन सा हो जाएगा? मलखंब हो जाएगा। वहीं अगर मैं देश की बात करूं तो बेटा देश का कौन सा है, एक बार जस्ट कमेंट बॉक्स में लिख दो कि सर कौन सा होगा। फास्टली कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कि सर देश का हमारा हमारा खेल कौन सा हो जाएगा। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। कौन सा हो जाएगा? क्रिकेट हो जाएगा, बहुत बढ़िया, है ना, बहुत सही। आप कहोगे कि सर हमारा क्रिकेट है, बहुत बढ़िया, है ना। क्रिकेट नहीं बेटा, हम क्रिकेट तो देखते हैं, है ना, क्रिकेट देखते हैं, परंतु हमारा खेल कौन सा है? देश का बेटा हॉकी है ना। क्रिकेट अभी, हाँ कल का मैच आपने देखा होगा श्रीलंका के साथ में, सुपर ओवर क्या तो हुआ है, बहुत तगड़ा मैच था, है ना, बहुत सही। तो बेटा हमारा नेशनल गेम्स कौन सा है? तो आप कहोगे कि सर हॉकी है। दूसरी बात करें बेटा हमारा देश का, यहाँ पर हम राजकीय की बात कर रहे हैं कि हमारा मध्य प्रदेश का स्टेट गेम्स कौन सा है, तो आप कहोगे कि सर मलखंब है। मलखंब की अगर बात करें तो बेटा इसको देख लो थोड़ा सा, और ये देख करके कुछ इमेज आ रही होगी आपके माइंड में कि सर क्या कहना चाह रहा है ये नीचे आप देखोगे कि सर इसके नीचे ये आपका पोल लगा हुआ है, खंबा लगा हुआ है, खंबे के ऊपर बेटा ये हाथ रख करके पूरा का पूरा होल्ड है, अपने दोनों हाथों के ऊपर पूरा होल्ड करके खड़ा हुआ है, और ये देखिए किस स्टाइल में खड़ा हुआ है, पैर इधर से आ रहा है, इधर से देख सकते हो आप, यस और नो। इसी को कहते हैं बेटा मलखंब, मतलब कि आपका खंबे के ऊपर खड़े होकर के अपने शरीर का ऐसा बैलेंस करना कि ताकि आपकी अलग अलग पोजीशंस दिखाई दे सके, आप अलग अलग अपनी जो स्ट्रेटजी है वो दिखा सके, वही सारी चीजें आप कहोगे कि सर ये मलखंब में होता है। यहां बात करें कि सर इसकी घोषणा कब की गई, आप कहोगे कि सर इसकी घोषणा की जाती है 2013 में। क्या 2013 से पहले हमारा कोई राजकीय गेम था, नेशनल गेम था? आप कहोगे कि सर इससे पहले हमारा कोई भी नेशनल गेम नहीं था, और आप कहोगे कि सर राज्य कौन सा हो जाएगा? ये मध्य प्रदेश हो जाएगा। और यहां पर बात करें बेटा कि भारतीय की क्या है, ये पारंपरिक व्यायाम की परंपरा है। आज भी आपने बेटा बहुत सारी जगहों पर देखा होगा, बहुत सारे अखाड़ा है ना। अखाड़ा जानते होगे, जहां पर जैसे मंदिर होता है, मंदिर में अखाड़ा होता है, वहां पर जाकर के पूजा पाठ लोग करते हैं। पूजा पाठ के साथ में आप कहोगे कि सर वहां पर सुबह सुबह आकर के लोग एक्सरसाइज करते हैं, बड़ा सा लकड़ी का वो होता है, उसको घुमाते हैं, है ना।
और उसके बाद में बहुत सारी चीजें यहाँ पर की जाती है। तो ऐसे ही आप कहोगे कि सर ये हमारे हिंदू धर्म के हिसाब से, हिंदू ग्रंथ के हिसाब से या भारतीय परंपरा के हिसाब से मलखंब भी एक शारीरिक व्यायाम माना जाता है कि जो व्यक्ति जितना अपना शारीरिक फिट है वो उतनी अच्छी एक्सरसाइज, उतनी अच्छी एक कसरत कर सकता है। ये सारी चीजें ये दिखाता है। उसके बाद में बात करेंगे कि सर इसके लिए, मलखंब के लिए हमारे एमपी गवर्नमेंट एक पुरस्कार देती है, और वो पुरस्कार का नाम क्या है? तो आप कहोगे कि सर वो पुरस्कार का नाम है प्रभाकर जोशी पुरस्कार। प्रभाकर जोशी पुरस्कार बेटा पहले मध्य प्रदेश में दिया जाता था, परंतु अब इसको राष्ट्रीय पुरस्कार के नाम से भी घोषित कर दिया गया। अब इसे कौन सा पुरस्कार में शामिल कर लिया गया है? आप कहोगे कि सर ये पहले एमपी का पुरस्कार था, अब ये कौन सा हो चुका है? अब ये राष्ट्रीय पुरस्कार हो चुका है। क्लियर क्या बेटा? बताइएगा। डन आप लोगों में सारी चीजें ओके? बहुत बढ़िया, है ना? तो आप कहोगे कि सर इसे शामिल कर लिया गया है। और 2018 में आप कहोगे कि सर 2018 में शिवराज सिंह चौहान सीएम थे। आप कहोगे कि सर इसी के समय पर उज्जैन में, कहां पर? उज्जैन में, कि ऐसे जितने भी मध्य प्रदेश के युवा है जिनको मलखंब में क्या है? इंटरेस्ट है, जिनको मलखंब में इंटरेस्ट है वो क्या कर सकते हैं? मलखंब अकादमी में आकर के अपना क्या कर सकते हैं बेटा? एडमिशन ले सकते हैं और अपने आप को साबित कर सकते हैं कि हम हमारे एमपी के लिए, हमारे देश के लिए भी बहुत कुछ कर सकते हैं। क्लियर? चलिए आगे बात करते हैं। यहीं आपको याद रखना है थोड़ा सा कि सर मलखंब एकेडमी कहां पर है? उज्जैन में। वहीं मैं बात करूं बेटा घुड़सवारी एकेडमी, हॉर्स एकेडमी कहां हो जाएगी? तो आप कहोगे कि सर हॉर्स एकेडमी भोपाल में है बेटा। अगर आप जाते हो रातीबड़ साइड जाओगे, है ना, शूटिंग एकेडमी के जस्ट साइड में ही है आपका घुड़सवारी एकेडमी, हॉर्स एकेडमी, राइडिंग एकेडमी। और कहां पर इसकी स्टैब्लिशमेंट कब होती है? तो आप कहोगे कि सर 2007 में इसकी स्थापना की गई। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब बेटा बात करें राजकीय फल की, और राजकीय फल कौन सा है? आम, जिसको आप मैंगो कहते हो। अभी आम का सीजन खत्म हो चुका है, गर्मी के समय में मैंगो का सीजन आता है। कुछ लोगों को तो अभी भी मिल जाता है, वैसे तो मैंगो से सबने लिया ही होगा, है ना? आप कहोगे कि सर हमारा एमपी का जो फ्रूट है, स्टेट फ्रूट, वो कौन सा हो जाएगा राजकीय फल? वो मैंगो है। और मैंगो को क्या कहा जाता है? फलों का राजा कहा जाता है। अगर आपने आम को नहीं खाया मतलब आपने जिंदगी के वाकई मजे नहीं लिए। यस और नो? आप कहोगे कि सर वाकई टेस्टी होता है ना? और ऑलमोस्ट इंडिया, अच्छा हमारे यहाँ बेटा एक चीज और भी है कि इंडिया में बेटा 5 केजी तक का आम पाया जाता है। जैसे एक मैंगो की बात करें बेटा, नूरजहां आम है जो कि रतलाम वाली रीजन में कट्ठीवाड़ा हिल्स के आसपास पाया जाता है। इंडिया में बेटा 2.5 से 3 केजी से स्टार्ट होता है, 4 केजी 5 केजी तक ही आम रहता है। ये इंडिया वाले लोग कम खाते हैं क्योंकि इसको एक्सपोर्ट ज्यादा किया जाता है। बोलेंगे अच्छा इंडिया वालों का सोचना ये भी है कि सर अगर इसको हम खरीद के लेकर के आए, है ना, इसको मैं खरीद के लेकर के आया और खरीद के लेकर के आने के बाद बाय द वे वो आम खराब निकल गया। क्या निकल गया? आम खराब निकल गया। तो बेटा 2.5 केजी 3 केजी का आम खराब, और यहाँ पे हम जाते हैं मार्केट 2.5-3 केजी के आम में बेटा अगर 2 केजी भी ले रहे हो तो 5-7 आम तो आ ही जाते हैं, सबके इससे बराबर आ ही जाएगा, है ना? तो ये भी थोड़ा सा याद रखना है कि सर एमपी में कट्ठीवाड़ा हिल्स में एक सबसे बड़ा आम पाया जाता है जिसका नाम क्या है? नूरजहां। वैसे तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आपको पाए जाते हैं मैंगो, है ना? यहाँ अगर भोपाल की बात करें तो भोपाल में तो बेटा देखा ही होगा, दशहरी ले लो, ये ले लो, वो ले लो, फलाना ले लो, ढिमका ले लो, बहुत सारे नाम। वेरायटी इतनी है कि सारा एक दिन एक एक खाओ तो भी बहुत सारे वेरायटी आपको मिल जाएंगे, है ना? चलिए तो आगे बात करें भाई, देख लीजिए मैंगो फलों का राजा आम, बिल्कुल पकने के बाद में बिल्कुल ऐसा ही येलो येलो दिखाई देता है। आप लोगों को बहुत मस्त लग रहा होगा देखने में, है ना? और जाकर के आप जब लेते होंगे तो ऐसे ही लेते होंगे जो अच्छा आपको दिखाई दे, है ना? दिखने में अच्छा होना चाहिए, है ना? भले ही अंदर से कच्चा हो, खट्टा हो चलेगा, दिखने में भी अच्छा होना चाहिए, है ना? बाद में हम जब खाएंगे तब पता चलेगा सर खट्टा है मीठा है। ऐसा नो बेटा। इसके वैज्ञानिक नाम की बात करें, साइंटिफिक नेम की बात करें, तो इसका जो साइंटिफिक नेम होता है आप कहोगे कि सर मैंगीफेरा इंडिका होता है। क्या होता है बेटा? मैंगीफेरा इंडिका इसका नेम होता है। आगे बात करें बेटा कहां पाया जाता है? संपूर्ण एमपी में पाया जाता है। एमपी में ऐसा कोई स्थान नहीं जहां पर मैंगो पाया नहीं जाता, हर जगह पाया जाएगा। देश में भी हर जगह पाया जाता है, 2-4 जगहों को छोड़ दिया जाए, राजस्थान छोड़ दो, जहां जहां पानी की थोड़ी सी कमी होती है, कुछ एरिया जैसे साउथ एमपी में, कुछ साउथ इंडिया में कुछ जगह कम पाया जाता है। तो आप कहोगे कि ओवरऑल इंडिया में तो पाया ही जाता है, ओवरऑल एमपी में भी पाया जाता है। डन क्या बेटा? आप कहोगे कि सर मैंगो अनुसंधान, मैंगो रिसर्च सेंटर कहां पे है? आप कहोगे कि सर गोविंदगढ़ रीवा में है।
याद रहेगा, पूछा जाता है बेटा, स्टार लगा लीजिएगा कि सर मैंगो अनुसंधान केंद्र या आम अनुसंधान केंद्र, मैंगो रिसर्च सेंटर कहां पर है? गोविंदगढ़ रीवा में है। डन, ये थोड़ा आप लोगों को याद रखना है। आगे बात करें बेटा, आम की प्रजातियों की बहुत सारे आपने नाम सुने होंगे, उसमें से कुछ आपको याद रखना है। एक तो लिखा हुआ है बेटा सुंदरजा। अच्छा, ये सुंदर नहीं दिखाई दे रहा क्या आपको? बताओ, आप लोगों को दिख रहा है सबको? सुंदर है ना? हाँ, नहीं है तो मान लेना, है ना? इसका मान लो थोड़ा सा मेकअप वेकअप कर देना तो थोड़ा सा और सुंदर लगेगा। इसकी आंखें वाखें बना देना इधर से, है ना, यहाँ से, है ना। अब आई थिंक सुंदर लगेगा, लग रहा है क्या? और थोड़ा सा गड़बड़ हो गया बेटा, इसको थोड़ा सा और बना दूं तो थोड़ा सा और सुंदर लगेगा, है ना। इधर से ये, है ना, इसको बना देते थोड़ा सा। लो भाई, अब आई थिंक थोड़ा सा सुंदर लगेगा। दोनों लग रहे हैं सुंदर? हाँ, अब सुंदर लग रहे हैं ना। तो आप कहोगे कि सर ये सुंदर लग रहा है इसीलिए इनका नाम क्या हो गया? सुंदरजा हो गया। क्या हो गया बेटा? सुंदरजा। दूसरा होता है बेटा, कहाँ पाया जाता है सुंदरजा? आप कहोगे कि सर रीवा में पाया जाता है, और रीवा में इसीलिए मैंगो के रिसर्च सेंटर के लिए क्या बनाया गया? आप कहोगे कि सर क्या बनाया गया बेटा? रिसर्च सेंटर बनाया गया। दूसरा नूरजहां, अभी मैंने आपको बताया कि सर नूरजहां कहाँ पे है। नूरजहां की आप बात करोगे कि सर कट्टीवाड़ा हिल्स में पाया जाता है। कट्टीवाड़ा हिल्स, अलीराजपुर और रतलाम वाले रीजन में आपको ये आम देखने के लिए मिलता है। फिर बेटा टैयो नो टोमेगो, ये कहाँ का है? वैसे बेटा आपको नाम से स्पष्ट हो रहा होगा, टैयो नो टोमेगो, है ना। ये नाम वैसे है कहाँ की, ये प्रजाति कहाँ की है? आप कहोगे कि सर जापान का आम है। अब जापान का आम है तो जापान का आम के बाद में आप कहोगे कि सर ये जबलपुर वाले रीजन में पाया जाता है, और जबलपुर में आप जानते हो कि सर विंध्याचल रीजन है। यस और नो? आप कहोगे कि सर यहाँ पर विंध्याचल माउंटेन पाया जाता है, और विंध्याचल माउंटेन के आजू बाजू ऊपर भी और नीचे भी दोनों जगह आप कहोगे क्या पाया जाता है? मैंगो ही मैंगो पाया जाता है। ये थोड़ा सा आप लोगों को याद रखना है। अब मैंगो के बाद में हम बात करते हैं राजकीय फसल की, और एमपी को वैसे भी सोया हुआ स्टेट कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि सर मध्य प्रदेश के लोग सोए हुए हैं। यही बोलोगे बेटा? क्या कहोगे? मध्य प्रदेश के लोग सर सोए हुए हैं इसीलिए इसको सोया हुआ स्टेट कहते हैं, सोया स्टेट कहते हैं। ऐसा है क्या? नहीं सर, ऐसा नहीं है। फिर क्या कहोगे आप कि सर मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा सोयाबीन होती है, इसी के लिए इसको सोया स्टेट कहते हैं। बताओ क्या कहेंगे बेटा? मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा सोयाबीन होती है, इसी के लिए इसको क्या कहते हैं? सोया स्टेट कहते हैं। और सबसे ज्यादा सोयाबीन होती है ना, सबसे ज्यादा सोयाबीन होती है, इसीलिए हम इसको कहते हैं कि सर मध्य प्रदेश में तो नंबर 1 पे सोयाबीन है। इसीलिए हमने मध्य प्रदेश की राज्य की जो फसल बना दी वो किसको बना दी? तो आप कहोगे कि सर सोयाबीन को बना दी। राज्य की फसल कौन सी मध्य प्रदेश की? आप कहोगे कि सर सोयाबीन हो जाएगी। और सोयाबीन आप देख लो बेटा, सोयाबीन कौन कौन सी होती है। अच्छा, आपने कभी मंडी गए होंगे, मंडी, है ना, कितने लोग गए हो यहाँ से मंडी में? बहुत सारे लोग गए हो, बहुत बढ़िया, है ना। अच्छा, आप लोग भी भाई मंडी में कितने प्रकार की आपने सोयाबीन देखी? तो आप कहोगे कि सर हमने तो सर पीली सोयाबीन देखी, है ना। आप कहोगे सर पीली सोयाबीन, है ना, और पीली सोयाबीन ऐसी दिखती है, अभी सोयाबीन आने वाली है। जैसे ही नवरात्र खत्म होगा, अभी तो बेटा मक्का आप लोगों ने बहुत सारी लगाई होगी, ऐसा नो। अब ऐसी सोयाबीन दिखेगी, और सोयाबीन की बेटा ये फली होती है, आप जानते हो, है ना, सोयाबीन। और बेटा अगर पानी कम हो जाए तो दिक्कत, पानी अधिक आ जाए तो दिक्कत, सोयाबीन के साथ ये बड़ी दिक्कत है। फिर भी मध्य प्रदेश में सोयाबीन भरपूर है ना। तो आप कहोगे कि सर ये सोयाबीन होती है, और सोयाबीन दो टाइप की होती है सर। एक होती है पीली सोयाबीन, पीला सोयाबीन, ये आपको पीला दिखाई दे रही। और अगर ये पूरी तरीके से बेटा ब्लैक हो जाए, क्या हो जाए? पूरे तरीके से अगर मैं कहूं कि सर ये सोयाबीन कैसी है, आप कहोगे कि सर ब्लैक कर दूं इसको मैं यहाँ पर, ये कहोगे कि सर ये इसको आपने तो पूरा का पूरा ब्लैक कर दिया। ये सर नो? बताओ बेटा, ब्लैक सोयाबीन कितने लोगों ने देखी है? अच्छा, आपने गांव वगैरह में देखा होगा, जब भी आप बुआई करने जाते हो तो इतनी सारी अगर सोयाबीन है, इसमें बीच बीच में आपको कोई कोई काली सोयाबीन दिखाई देती है। दिखाई देती है या नहीं देती है? आप कहोगे कि सर बीच बीच में हमको कुछ कुछ सोयाबीन काली दिखाई देती है। तो आप कहोगे कि सर जो पूरी तरीके से ही पूरी की पूरी काली हो जाए, आप कहोगे कि सर काली सोयाबीन भी होती है, रहती है ऐसी। और ऐसे ही आपको बेटा सोयाबीन देखने को मिलेगी। तो सोयाबीन दो टाइप की होती है, काली होती है और पीली होती है। एमपी में सबसे ज्यादा बेटा पीली सोयाबीन पाई जाती है, इसीलिए मध्य प्रदेश की राज्य की फसल भी कौन सी? आप कहोगे कि सर कौन सी हो जाएगी? आप कहोगे कि सर पीली सोयाबीन हो जाएगी। और पीली सोयाबीन के कारण ही मध्य प्रदेश को सोया हुआ स्टेट कहते हैं। ऐसा कोई रीजन नहीं है कि मध्य प्रदेश सोया हुआ है, बाकी यहाँ के लोग जरूर सोए हुए हैं, है ना। एजुकेशन के मामले में अगर मैं बात करूंगा तो बेटा मध्य प्रदेश के लोग पूरे सोए हुए हैं। यहाँ एजुकेशन से कोई मतलब नहीं है किसी को।
पढ़ना है ठीक है, पहली से 5वीं तक एडमिशन में डाल देंगे, बच्चे को नाम आ रहा है, लिखना आ रहा है, बोलना आ रहा है, मेरा नाम ये है ना, मेरे पिताजी का नाम ये है, माय नेम इज दिस, और मेरे फादर इज, है ना, बोल दिया, स्पेलिंग आ गई, उनको लगता है कि बहुत बढ़िया, वेरी गुड, हमारा बच्चा सीख रहा है। अब स्कूल में भी वही हाल हो रहा है, प्राइवेट स्कूल की तो खास करके मैं बात करूं, प्राइवेट स्कूल बेटा, है ना, प्राइवेट स्कूल में बस इतना ही सिखाया जा रहा है, बेटा उसको 2-4 सेंटेंस आ जाए, उसका माइंड डेवलप हो रहा है या नहीं हो रहा है, नो आइडिया, किसी को फुर्सत नहीं, पेरेंट्स को फुर्सत नहीं है कि क्या कर रहा है बच्चा, प्रॉपर पढ़ाई हो रही है या नहीं हो रही है। पहले और गवर्नमेंट स्कूल के तो और बुरे हाल है, पहली से 5वीं तक फेल कर नहीं सकते, 6वीं से 12वीं तक 10वीं तक फेल कर नहीं सकते, फेल करोगे तो भाई गर्मी की छुट्टी में आपको आकर के पढ़ाना पड़ेगा, और आकर के पढ़ाओगे तो फिर आपको टाइम देना पड़ेगा। इसीलिए भैया धक्का मार मार के एमपी चल रहा है, इसीलिए एजुकेशन के मामले में एमपी पिछड़ता जा रहा है, भले ही अवार्ड मिल जाए बहुत सारे, वैसे ही 21 से 25वें नंबर, 25-26 नंबर पे एमपी नहीं आता है। क्यों क्यों नहीं निकलते भाई एमपी से बहुत सारे लोग? क्योंकि एजुकेशन के मामले में ठप है, सब सर कॉपी पेस्ट करने में लगे हुए हैं। एजुकेशन के मामले में भोपाल देख लो बेटा, एमपी नगर में हम आज हैं, कितना लगता है आपको? बेटा साउथ में चले जाओ, राजस्थान चले जाओ, बाकी अदर सिटीज देख लो, अदर स्टेट देख लो, हर जगह का गोल क्लियर है कि हाँ सर हमें पढ़ना है, समय के रहते सारी सीख नहीं मिलती है ना। तो ये एमपी का माहौल ही ऐसा हो चुका है एजुकेशन का, खास करके एजुकेशन सिस्टम का, है ना? चल रहा है, पढ़ रहे हैं एजुकेशन में, हाँ सर इधर पढ़ा लो, कुछ इधर पढ़ा लो, है ना, अब पता ही नहीं चल रहा है सिलेबस में क्या दिया हुआ है, इधर क्या पढ़ना है, क्या यूटिलाइजेशन हो रहा है, सारा सारा सब कुछ पढ़ाते रहो, कभी ये कर देंगे कभी वो कर देंगे, सारी चीजें गड़बड़ गड़बड़ है। तो थोड़ा सा बेटा स्पेसिफिक होना चाहिए, आप अपने बच्चों के साथ में थोड़ा सा नाइंसाफी मत कीजिएगा, थोड़ा प्रॉपर उन पे ध्यान दीजिएगा, है ना, ताकि वो भी थोड़ा सा क्या कर सके, डेवलपमेंट कर सके। जैसे आप लोग यहाँ बैठे हो, कल उनको यहाँ आकर के ऐसी जगहों पर बैठना ना पड़े, इतना ज्ञान उनके पास पहले से हो। यस और नो? तो हम बात कर रहे हैं बेटा सोयाबीन की, और सोयाबीन की बात करेंगे तो इसका वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा? आप कहोगे कि सर ग्लाइमन मैक्स इसका वैज्ञानिक नाम होता है। क्या होता है? ग्लाइमन मैक्स। अच्छा, मध्य प्रदेश में मैक्सिमम फसल कौन सी होती है? सोयाबीन, इसीलिए इसको सर ग्लाइमन मैक्स कहा जाता है। आगे बात करें भाई क्षेत्र कौन सा होता है, तो आप कहोगे कि सर मध्य प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो बेटा मध्य प्रदेश हमारा कुछ यहां पर मैं बनाता हूं, देखिएगा कि सर मध्य प्रदेश हमारा कुछ ऐसा ही बनेगा, बताइएगा भाई, मान के चलना है ना कि सर मध्य प्रदेश हमारा ऐसा ही बनता है, हम मानने से दुनिया कायम, है ना, मध्य प्रदेश ऐसा बनेगा। और मध्य प्रदेश की बात करूं तो आप कहोगे कि सर ये है हमारा मालवा, और मालवा के बारे में मैंने आपको एक चीज बताई थी कि सर मालवा विश्व का सबसे अच्छा जलवायु वाला प्रदेश है। ये सर नो, और किसने कहा था? फाइयान ने कहा था। किसने कहा था भाई? फाइयान ने कहा था कि सर मालवा की जलवायु विश्व की सबसे अच्छी जलवायु है। और इन्होंने लिखा कहां? वो कहोगे कि सर फोक्यू की बुक में लिखा हुआ है। ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूं। आगे बात करेंगे सर्वप्रथम इसको कहां बोया गया था? एशिया में पहली बार इसको कहां बोया गया? आप कहोगे कि सर एशिया में पहली बार इसको देवास की जगह है बेटा हाट पिपलिया, और हाट पिपलिया बेटा बीजेपी का गढ़ माना जाता है, बीजेपी बहुत स्ट्रांग है इस वाले क्षेत्र में। आई थिंक कैलाश जोशी वो भी शायद यहीं से है जो पहली बार चुनाव लड़े थे, है ना। तो आप कहोगे कि सर यहीं पर पहली बार देवास में क्या कौन सी फसल बोई गई? तो आप कहोगे कि सर यहां पर ही फसल बोई गई आपकी सोयाबीन की। इसकी प्रजाति कौन कौन सी होती, कितने प्रकार की ये पाई जाती है कि सर सोयाबीन कौन कौन सी? वैसे तो सोयाबीन बेटा बहुत प्रकार की बोई जाती है ना, गांव वगैरह में आपने देखा होगा पीली सोयाबीन बो रहे हैं सर, उसका भी अलग नाम होता है ना। बाकी ये कुछ प्रजाति है, अलंकार है, प्रतिकार है, अहिल्या है, ऐसी वेराइटीज। कुछ कांटे वाली भी होती है, ऐसा भी हमने नाम सुना जिसमें कांटे लगे होते हैं, है ना, फलियों में कांटे लगे होते हैं। भाई कांटे तो हमने देखे नहीं, पर कांटे जरूर चुभते जरूर है। काटने के बाद में समझ में आता है कि सर कांटे वाकई में सोयाबीन में भी होते हैं, है ना। तो थोड़ा सा याद रखना है कि सर सोयाबीन की प्रजाति कितनी होती है। आप कहोगे कि सर अलंकार होती है, प्रतिकार होती है, और कौन सी हो जाएगी? आप कहोगे कि सर अहिल्या होती है। ये प्रजाति हो जाएगी बेटा किसकी? आप कहोगे कि सर सोयाबीन की होती है। याद रहेगा कि भाई इतना, ये थोड़ा सा आप बताइएगा कि सर ओके है ना। अब बात करें भाई, ये आपको दिखाई दे रहा होगा हमारा फूल, है ना, राजकीय पुष्प, और राजकीय पुष्प हमारा कौन सा है? तो आप कहोगे कि सर ये तो हमें सफेद रंग का दिख रहा है। यस और नो? आप कहोगे कि सर किस प्रकार का दिख रहा है ये? आप कहोगे कि सर सफेद प्रकार का है, और इसको हम कहते हैं कि सर हमारे मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है, स्टेट फ्लावर कौन सा है? आप कहोगे कि सर कौन सा हो जाएगा? सफेद लीली हो जाएगा। कौन सा है भाई? ये सफेद कलर की है, देखिए देखने में अच्छा लग रहा होगा,
सफेद कलर वैसे ही शांति का प्रतीक होता है, इसीलिए हम शांति की भावना से ही हमने इसको बना दिया कि भाई हमारा प्रतीक जो होगा वो यही होगा। डन क्या बेटा? और इसके वैज्ञानिक नाम की बात करूं तो आप कहोगे कि सर इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? लिलियम कैंडिडम। क्या हो जाएगा? लिलियम कैंडिडम इसका नाम हो जाएगा। ये आपको याद रखना है कि सर साइंटिफिक नेम इसका क्या है। और ये पूरे एमपी में पाया जाता है बेटा, ऐसा नहीं कि सिर्फ नॉर्थ एमपी में पाया जाता है, साउथ एमपी में पाया जाता है, ईस्ट में पाया जाता है, वेस्ट में पाया जाता है, ऐसा कुछ नहीं। ये पूरे के पूरे एमपी में पाया जाता है, संपूर्ण एमपी में पाया जाता है। ये थोड़ा सा याद रखना है कि सर दिखता कैसा है, ये इस प्रकार का दिखता है। डन। आगे बात करें भाई हमारे मध्य प्रदेश के राजकीय नृत्य की बात करें, डांस कौन सा है हमारा? तो राई हो जाएगा। राई आप देख रहे हो। अच्छा, राई सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में कहां होती है? तो बेटा आप कहोगे कि सर सबसे ज्यादा राई फसल होती है बेटा, गेहूं के समय में इसको बोया जाता है। अभी जस्ट दीपावली के बाद में आप गेहूं की बुआई करोगे नवंबर में, और मार्च अप्रैल तक आपका चलता रहेगा। इसी समय में आप क्या कर सकते हो? तो इसी समय राई भी बोई जाती है। तो राई की बात करेंगे तो राई फसल भी होती है और राई नृत्य भी है, और जो नृत्य है वो राजकीय नृत्य है हमारा मध्य प्रदेश का। डन। और राई की अगर बात करें बेटा तो सबसे ज्यादा राई होती है भिंड में, भिंड मुरैना में, इसीलिए सरसों की हांडी किसको बोला जाता है? आप कहोगे कि सर राई जो होती है भिंड में होती है, इसीलिए इसको सरसों की हांडी बोला जाता है। डन क्या? आगे बात करें भाई, देख लो थोड़ा सा राई नृत्य कैसे करते हैं। तो आप कहोगे कि सर राई नृत्य ऐसा किया जाता है, इसमें ये गाने होने वाले होते हैं, लेडीजें होती है, और अगर बात करूं एक आध इमेज और होना चाहिए, तबले वाला होता है, वो जो ढोलक रहती है ना वो रहता है, ढोलक बजाई जाती है। डन। चलिए थोड़ा और देखते हैं, ये किस क्षेत्र में पाया जाता है भाई? तो आप कहोगे कि सर ये बुंदेलखंड, पूरा का पूरा जो बुंदेलखंड रीजन है। यहाँ देखिएगा, थोड़ा मैं कलर चेंज कर दूं बेटा, कलर थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए। हाँ, ये रेड कलर लेता हूँ। यहाँ हम बनाते हैं थोड़ा सा हमारा मध्य प्रदेश कुछ ऐसा दिखेगा भाई। याद रखिएगा कि सर ऐसा कुछ हमारा मध्य प्रदेश दिखता है। बुंदेलखंड हमारा यहाँ होता है। इस वाले पूरे के पूरे रीजन में आप कहोगे कि सर राई नृत्य होता है। ये सारणु पूरा का पूरा क्षेत्र हो जाएगा राई। और इसमें क्या बजाया जाता है? तो अभी नवरात्र वैसे भी चल रहा है, और आरती में आपने आवाज बहुत सुनी होगी मृदंग की, है ना? जो माता रानी के आरती में जो बजाया जाता है ढोलक के बिल्कुल जैसा होता है, उसी को बेटा हम मृदंग बोलते हैं, वाद्य यंत्र बोलते हैं। और खास करके हिंदू त्योहारों में तो इसका काफी यूज किया जाता है आरती वगैरह में। तो आप कहोगे कि सर जो राई नृत्य होता है तब क्या किया जाता है? तो आप कहोगे कि सर मृदंग बजाया जाता है। डन क्या? ये भी थोड़ा सा आपको याद रखना है। क्लियर ये चीजें? फिर आगे बात करें भाई कि इसके प्रमुख कलाकार कौन से हैं, तो थोड़ा सा कलाकार में आपको याद रखना है कि प्रमुख कलाकार में बेटा ज्ञानेश्वरी देवी हो जाएगी, जो कि कहाँ से है? आप कहोगे कि सर कटनी से। इनके पास ज्ञान बहुत ज्यादा है, और ज्ञान काटने के लिए कटनी गई, और कटनी में क्या कर गई? ये राई काट के आ गई, है ना ज्ञानेश्वरी। अच्छा, जिन लोगों के पास में ज्ञान ज्यादा होता है ना, वो ज्ञान काटने लगते हैं उनको, और ज्ञान काटने के लिए कहाँ चले गए? ये राई में चले गए, है ना। तो राई की फसल काटने के लिए गई। तो ऐसा आप थोड़ा सा याद रख लेना कि सर ज्ञानेश्वरी देवी प्रमुख कलाकार है इसकी, कहाँ से है? कटनी से है। और क्या करती है? ये राई काटती है। तो याद हो जाएगा आप लोगों को कि सर राई काटने के लिए ज्ञान ज्यादा होना चाहिए, है ना। नहीं तो क्या होगा बेटा, राई काटने के लिए आप गए, है ना, राई आ चुकी है, उसको काटना है, और आपने काटने में स्टार्ट कर दिया उसको काटना। आपने काटा और उसको हिला दिया 2-4 बार, तो राई सारी की सारी कहाँ चली जाएगी? जमीन में। और आपका ज्ञान क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। इसीलिए राई काटने के लिए क्या चाहिए? ज्ञान होना बहुत जरूरी है। तो थोड़ा सा याद रखना कि सर ज्ञानेश्वरी देवी कौन सी कलाकार है? राई डांस की कलाकार है। डन, इतना याद रखना। और अगर बात करूं बेटा तो आप कहोगे कि सर 2022 में राम साहेब पांडे को राई नृत्य के लिए क्या दिया गया? पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट, पीएससी वगैरह में पूछा जा सकता है, तो थोड़ा सा याद रखिएगा। हाँ, कुछ बोल रहे क्या बेटा आप लोग? हाँ, थोड़ा सा। ओके सर, ओके, नो इशू। हाँ, चलिए। तो आप कहोगे कि सर राम साहेब पांडे को 2022 में क्या दिया गया? राई नृत्य के लिए पद्मश्री पुरस्कार दिया गया। बेटा एक और बेरनी जनजाति भी पाई जाती है आई थिंक, है ना, राई नृत्य। बेरनी जनजाति एक पाई जाती है यहाँ, आई थिंक हो तो मैं बताऊं आपको, नहीं है तो यहाँ पर देख लो थोड़ा सा कि सर अशोकनगर और चंदेरी, यहाँ लिख रहा हूँ बेटा अशोकनगर, अशोकनगर में आप जानते हो चंदेरी, और चंदेरी के लिए साड़ियों के लिए जीआई टैग मिला हुआ है। और इन्होंने सब ने बेटा जितनी राई कर रही है सब ने चंदेरी साड़ी पहनी हुई है।
एक तो ये प्रमोशन भी कर रही कि भैया हमारी साड़ियाँ बहुत फेमस है, आप साड़ियाँ ऐसी पहनो, है ना। और आप लोग भी अगर साड़ी आपको लेना हो तो चंदेरी साड़ी बहुत फेमस है ना, वो आप लीजिए, एमपी के हो, लीजिए। तो चंदेरी में बेटा एक, अगर मैं बात करूं तो एक मंदिर पाया जाता है यहीं चंदेरी में, एक बेरनी जनजाति पाई जाती है। कहां पर? यहीं पर बेरनी जनजाति, और ये आपकी है करीला माता का मंदिर है। करीला, करीली लिख दो या करीला माता लिख दो, करीला माता मंदिर, है ना। और करीला माता मंदिर में बेरनी जनजाति पाई जाती है, और ऐसा कहा जाता है कि यही करीली माता मंदिर में, है ना, कटीली पहाड़ी के आसपास अशोकनगर में ही चंदेरी में, यहाँ पर सीता माता जी रुकी थी, और सीता माता जी ने यहीं पर, माता सीता ने लव और कुश को जन्म दिया था। और लव और कुश को जन्म देने के बाद में यहाँ की जो जनजाति है बेरनी जनजाति, या इसको बेठनी भी कहा जाता है कभी कभी, तो बेरनी जनजाति ने खुशी में आकर के डांस किया था, और वही डांस के चलते इसका नाम क्या हो गया, राई डांस हो गया। और इसीलिए बेरनी जनजाति को आशीर्वाद दिया कि जब तक तुम यहाँ रहोगी पूजी जाओगी, और ये जो मंदिर है आपका करीली माता का मंदिर, ये मनोकामना पूर्ति मंदिर होगा, जो भी यहाँ पर आएगा उसकी मनोकामना क्या की जाएगी, पूरी की जाएगी। तो थोड़ा सा आप लोगों को ये भी याद रखना है कि सर कहाँ पर है करीली माता का मंदिर, अशोकनगर चंदेरी में पाया जाता है। बेरनी जनजाति यहाँ पाई जाती है, बेरनी डांस करती है, और जो डांस करती है उस लेडीज को भी बेरनी कहा जाता है, याद रहेगा। तो थोड़ा सा याद रखना है बेटा, है ना। यहाँ पर आप ये देख सकते हो थोड़ा सा ये। अब इसके अलावा दूसरा अगर मैं बात करूं राजकीय नाट्य की बेटा, राजकीय नाट्य कौन सा हो जाएगा, तो आप कहोगे कि सर कौन सा होगा, हमारा मार्च जो है डांस है, कौन सा हो जाएगा, हमारा नृत्य कौन सा, राई, हमारा नाट्य कौन सा, नाटक जिसको आप कहते हो वो कौन सा होगा, मार्च होगा। क्षेत्र कहाँ है, ये भी आप कहोगे कि सर मालवा क्षेत्र में ये पाया जाता है। यहाँ पर इतने सारे आप लोग देख रहे होंगे, ये सारे के सारे नाटक प्रस्तुत कर रहे हैं। अच्छा, कभी आपने गांव वगैरह में गए हो, गांव में आपने डंडार देखी होगी, डंडार जानते हो, कव्वाली तो देखी होगी, कव्वाली में गए हो। अच्छा, कव्वाली में अगर मैं कहूँ कि आपने रामायण का सीरियल देखा है, रामायण आपने सीरियल देखा होगा, और गांव वगैरह में बेटा जब खाली समय रहता है तो वहां पर बाकायदा सेम टू सेम किरदार बनाए जाते हैं। एक रावण बनता है, एक रावण बनता है, एक हनुमान बनता है, राम बनता है, लक्ष्मण बनता है, सभी लोग बनते हैं। एक मिनट दीजिएगा बेटा, हाँ जी, मैं लगा रहा हूँ, क्लास ले रहा था। तो आप कहोगे कि सर ये सारी चीजें हो जाएगी, और यहाँ पर सारे के सारे जो पात्र रहते हैं, जितने भी पर्सन होते हैं, सब के सब अपने पोशाक में होते हैं। अभी दशहरा आने वाला है ना, अभी दशहरा आएगा, और दशहरा में अगर मैं बात करूं तो दशहरा में वापस से अभी राम बनेंगे, लक्ष्मण बनेंगे, सब कुछ, फिर रावण को जलाया जाएगा, फिर अगले साल फिर कोई और रावण आएगा। पर ये इतने रावण को आप जलाते जा रहे हो, यस और नो, इतने रावण को आप जलाते जा रहे हो, ये फिर जो व्यक्ति बच गए, जो किसी लेडीज को काट करके फ्रिज में भर दे रहा है ना, कोई उठा करके किसी के बॉडी को काट पीट करके थैले में भर करके फेंक दे रहा है, या आरजी कर कॉलेज जैसी घटनाएं हो रही है, हैदराबाद जैसी घटनाएं हो रही है, फिर ये व्यक्ति कौन है, कभी सोचा आप लोगों ने? नहीं, ये हमारे बीच से ही वो लोग हैं जिनका मानसिक संतुलन, जिनका मानसिक विकास नहीं हो पाया है, जिनके मानसिक जो रोग है उनको ग्रसित कर गया है। और ऐसे लोगों को समाज में सुधारना पड़ेगा, तभी हमारा समाज क्या हो सकता है, सुधर सकता है। अगर हम कहें कि सर ऐसा ही चलता रहेगा तो बेटा राम की पूजा आप डेली कर लो, कुछ ना हो पाएगा। और रावण हर किसी के अंदर है। यहां तो आलम यह है कि मंदिर से रावण सीता चुरा ले गया, रो रहे बैठे राम जी, मंदिर में हम किसको पूछे, चोरी होती राम की। सुना होगा आप लोगों ने कि भैया रावण को तो सीता, रावण सीता जी को चुरा ले गया है। और वर्तमान में भी मंदिर में आप बात कर लो तो आए दिन ये मंदिर में चोरियां हो रही है, कर कौन रहा है? पूजने के लिए आप जाते हो मंदिर में, आपको भगवान की मूर्ति मिलती है, कोई मंदिर की मूर्तियां तोड़ दे रहा है, कोई उसमें से बर्तन चोरी कर ले रहा है, कोई गहने चुराए चोरी करके ले जा ले रहा है, तो वो भी तो व्यक्ति ही है, क्योंकि उसकी मानसिकता वैसी हो चुकी है। क्लियर? तो हम अभी जलाएंगे, रावण को जलाएंगे बाकायदा कि हाँ अच्छाई, बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत हुई, बोलेंगे। परसों चलेंगे हम भी, थोड़ा सा क्रियाक्रम करेंगे, 2-4 लकड़ियां हम भी देंगे कि हाँ भगवान रावण की आत्मा को क्या दे, शांति दे। पर हम बेटा रावण जैसा न विद्वान कोई हुआ है, ना आगे कोई होगा।
प्रकांड पंडित आप कह सकते हो रावण को, यस और नो? तो आप कहोगे कि सर प्रकांड पंडित इतना ज्ञाता और बुद्धि हरली। तो यही सारी चीजें हैं बेटा, हमें हमारे अंदर के रावण को मारना है। हमें ऐसा ना लगे कि हम किसी के साथ गलत कर रहे हैं। जिस दिन आपके मन में ये भावना उत्पन्न हो गई कि सर मैं अपने लिए जो नहीं चाहता, यस और नो, मतलब मैं अपने लिए जो नहीं चाहता वो मैं अपने साथ वाले के लिए, अपने दोस्त के लिए, अपने पड़ोसी के लिए, आउटसाइड वालों के लिए भी कभी नहीं चाहूंगा, बेटा उस दिन हम मानेंगे कि हमारा जो क्षेत्र है, हम जो है पूरी तरीके से विकसित हो चुके हैं। हमने सर हमारी जो बुराइयां है, हमने जो हमारे अंदर का रावण है उसको मार दिया है। क्लियर? तो ये बेटा थोड़ा सा याद रखिएगा कि नाटक पात्र ऐसा ही होते हैं। नाटक में सिर्फ किरदार निभाए जाते हैं, सिर्फ पुरानी घटनाओं को दोहराई जाती है, ताकि हमें घटनाओं से क्या मिल सके, सीख मिल सके, हम इतिहास से कुछ सीख सके। ना इतिहास सिर्फ दोहराया जाता है कि हम वापस से वैसी घटनाओं को दोहराएंगे। ऐसा नो? चलिए आगे बात करें बेटा, इसकी उत्पत्ति कहां से मानी जाती है? तो आप कहोगे कि सर मार्च की उत्पत्ति जो है उज्जैन से मानी जाती है। कि पहली बार जो नाटक मार्च हुआ था वो कहां पर हुआ था? उज्जैन में हुआ था। और उज्जैन में भी आप कहोगे कि सर उज्जैन को महाकाल की नगरी बोला जाता है, विक्रमादित्य यहाँ के राजा हुए। आप कहोगे कि सर यही सारी चीजें होती है। यहाँ पर इसके प्रणेता कौन थे जिसने इसको स्टार्ट किया? आप कहोगे कि सर बाल मुकुंद साहब थे, जिन्होंने मार्च को स्टार्ट किया, नाटक को स्टार्ट किया था। इसके प्रसिद्ध कलाकार कौन कौन हैं? तो आप कहोगे कि सर सिद्धेश्वर सेन हो जाएंगे, ओम प्रकाश शर्मा इसके क्या हो जाएंगे? आप कहोगे कि सर दोनों के दोनों क्या है, प्रमुख इसके बेटा कलाकार हो जाएंगे। तो ये हमारा मध्य प्रदेश है, और मध्य प्रदेश के मैंने काफी कुछ चीजें आपको अभी बताई। अब बात करते हैं बेटा मध्य प्रदेश के गान की। जैसे हमारा नेशनल एंथम क्या है, राष्ट्रीय गान है जन गण मन, वैसे ही हमारा मध्य प्रदेश का भी एक हमारा स्टेट सॉन्ग है। और उस स्टेट सॉन्ग को आपने सुना होगा, और ये खास करके तब सुना होगा जब 1 नवंबर आता है। और 1 नवंबर जब आता है, वैसे तो मैं दूसरे डायरेक्शन में आ रहा था, पर सुन लीजिए कि 1 नवंबर जब आता है तभी इसको सुनाई देता है। वैसे मैंने इसको कभी नहीं देखा कि किसी स्कूल ने इसको परमानेंटली अपनी प्रार्थना बना दिया होगा, या मैं कहूं कि हमारे विधानसभा भवन में हर समय जब विधानसभा भवन लगती है मॉर्निंग में मॉर्निंग सॉन्ग चल रहा होगा, ऐसा कभी नहीं देखा। या कि स्कूल में शाम के समय इसको गाया जा रहा होगा, ऐसा हमने कभी, है ना? तो ये भी ठीक है, पर हमें पता होना चाहिए कि भैया हमारा नेशनल हमारा स्टेट सॉन्ग कौन सा है। आप कहोगे कि सर सुख का दाता, सबका साथी, शुभ का ये संदेश है, माँ की गोद पिता का हृदय, मेरा मध्य प्रदेश है। तो यही है, और इसी के लेखक जो है, इसको जो लिखा है वो लिखा है महेश श्रीवास्तव ने। किसने लिखा है बेटा? आप कहोगे कि सर किसने लिखा है? महेश श्रीवास्तव के द्वारा इसको लिखा गया है। इसमें अगर बात करके किसमें लिखा है, तो इसकी जो बुक है बेटा प्रणाम मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश को मेरा प्रणाम, मध्य प्रदेश प्रणाम में ये बुक लिखा, ये गाना सॉन्ग लिखा है किसने? महेश श्रीवास्तव जी ने इसको लिखा है। इसकी घोषणा कब की गई, तो ये भी थोड़ा सा आप लोगों को याद रखना है कि सर 26 जुलाई को इसकी घोषणा की गई, क्योंकि 26 जुलाई को हम क्या मनाते हैं? कारगिल विजय दिवस मनाते हैं। 26 जुलाई के ही दिन हमने पाकिस्तान की सेना को नाको चने चबा दिए थे, कारगिल में उसको नाको चने चबा दिए थे, घुटने पर ला करके रख दिया था। और इसी दिन हमने क्या कर दिया, हमारा मध्य प्रदेश का नेशनल आपका स्टेट सॉन्ग घोषित कर दिया। और आप कहोगे कि सर इसके संगीतकार कौन हैं, तो आप कहोगे कि सर इसके संगीतकार जो है आदेश श्रीवास्तव और सुनील झा, इन्होंने क्या दिया है? संगीत दिया है। इसके गायक कौन हैं, तो आप कहोगे कि सर आप जिनको जानते हो सोन के नाम से, उन्हीं का पूरा नाम है बेटा शांतनु मुखर्जी। कौन सा हो जाएगा? आप कहोगे कि सर शांतनु मुखर्जी के द्वारा इसको गाया गया है। तो इतनी चीजें आप लोगों को थोड़ी सी याद रखनी है कि सर हमारा मध्य प्रदेश, यस और नो, सॉरी, ये मध्य प्रदेश है। और इसी मध्य प्रदेश की सारी चीजें बेटा गान में आती है। विंध्याचल है, सतपुड़ा है ना, सारा सब कुछ इसमें जितनी चीजें आती है सब कुछ आपको सॉन्ग में मिलता है। एक बार सॉन्ग सुनिएगा, और सुनने के बाद में कमेंट बॉक्स में मुझे अगले वीडियो में बताइएगा कि सर आपको वाकई में, ऐसा नहीं बेटा कि सुन लिया, कान में हेडफोन लगाया सर सुन लिया, नहीं, ऐसा नहीं सुनना। आपको सुनना है कि सर जो जो वर्ड उसमें है, क्या मध्य प्रदेश से आप कोरिलेट कर पा रहे हो? नदी नर्मदा से क्या कोरिलेट कर पा रहे हो? क्या विंध्याचल सतपुड़ा से आप कोरिलेट कर पा रहे हो? एक बार इसको कोरिलेट करके आराम से पढ़िएगा, फील करके इसको सुनिएगा। आपको अगर आनंद ना आए तो कहिएगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप कहोगे कि सर ये हो गया यहाँ की मध्य प्रदेश की। मैं जलवायु की बात करूं तो बेटा मध्य प्रदेश की जलवायु कैसी है, तो ये नहीं उन बता सकता है। मध्य प्रदेश में कुछ इस प्रकार की क्लाइमेट देखने के लिए मिलती है। और मध्य प्रदेश की अगर मैं क्लाइमेट की बात करूंगा तो ये कैसी है बेटा, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है मध्य प्रदेश में। आप कहोगे कि सर मानसून के ऊपर डिपेंडेंट हो क्या, ऐसे तो नहीं बेटा। आप पानी कहां से डायरेक्ट भगवान के घर से आकर के लेकर के आते हो क्या, नहीं ना। आप कहोगे कि सर ऐसा तो नहीं लाते कि लेकर के आते हो, नहीं लाओगे ना। हाँ, तो हम डिपेंडेंट है किसके ऊपर, पानी के ऊपर। वर्षा होगी तभी हम फसल बुआई करेंगे सोयाबीन, तो हम मानसून के ऊपर डिपेंडेंट है। अभी कल पानी आया भोपाल में, हो सकता भाई अभी मान लो 1 महीने के बाद में पानी आए। बेटा समय पे ही पानी की जरूरत है, अगर अचानक से बरस जाए तो वो भी हमारे लिए दिक्कत है, क्योंकि हम मानसून के ऊपर डिपेंडेंट है और मानसून जिस प्रकार से आएगा उस प्रकार से हमारी फसलें होगी। तो आप कहोगे कि सर उष्ण कटिबंधीय हमारी मानसून हो जाएगी। और मालवा की जलवायु बेटा यहाँ बात करूं तो इसको मैं बोलता हूं मालवा की जलवायु। और मालवा की जलवायु आप जानते हो बेटा, मालवा की जलवायु ये विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु है। और इसीलिए ये कैसी है, सर्वश्रेष्ठ जलवायु है, सर्वश्रेष्ठ जलवायु है, बेस्ट क्लाइमेट इन द वर्ल्ड। और ये किसने कहा था, आप कहोगे कि सर ये एक व्यक्ति था फाहियान, बेचारा आया था घूमने के लिए और मांडू से पहुंच गया इधर घूमने के लिए मांडू वाले रीजन में। उसने देखा कि भैया पृथ्वी पर कहीं स्वर्ग है तो एमपी में है, तो भैया आप गर्व भी करो सब लोग कि आप कहाँ हो, मालवा में हो, मालवा में भी कहाँ एमपी में हो, है ना। तो हमें इसके लिए गर्व होना चाहिए हमारे आप हमें अपने ऊपर कि सर हम कहाँ हैं, एमपी में हैं। ना तो सर अधिक गर्मी पड़ रही है, ना तो सर अधिक ठंडी पड़ रही है, ना तो अधिक वर्षा हो रही है। हम सर लिमिटेड है, जितना चाहिए भगवान ने सफिशियंट दिया, न ज्यादा दिया ना कम दिया, जितना भी दिया सफिशियंट दिया कि हमारा गुजारा चल जाए, है ना। तो आप कहोगे कि सर मध्य प्रदेश की वायु जलवायु कैसी है, सर्वश्रेष्ठ है, भारत की आदर्श है। भारत की जलवायु कैसी है, आदर्श जलवायु मानी जाती है। यही बात करें कि सर आगे मध्य प्रदेश की जो आदर्श वर्षा है ना, मध्य प्रदेश की जो आदर्श वर्षा है कि मतलब एक कितनी होनी चाहिए, तो आप कहोगे कि सर 112 सेंटीमीटर वर्षा होती है पूरे भारत में। अगर मैं मध्य प्रदेश की बात करूं कि सर कितनी होनी चाहिए, आप कहोगे 112 सेंटीमीटर। सर क्या इससे ज्यादा भी एमपी में वर्षा होती है, बेटा आप बताओ पीछे लास्ट में। हाँ बेटा आप लोग भी कमेंट में बताइएगा कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है, स्थान बताइए पहला। हाँ देश में चेरापूंजी, ओके है ना बेटा। देश में सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होगी, देश में मैक्सिमम वर्षा कहाँ होती है, आप कहोगे चेरापूंजी में। और चेरापूंजी भी कहाँ आता है, खासी पहाड़ी पे आता है, बीच वाली पहाड़ी पे। गारो खासी जयंतिया में बीच वाली पहाड़ी पर खासी में होती है। पहले मासिनराम हुआ करता था, वो भी चेरापूंजी। बेटा एमपी में कहाँ होती है, एमपी में आप कहोगे कि सर कहाँ होती है, आप कहते हो सर पचमढ़ी, वेरी गुड बहुत बढ़िया, है ना। कहाँ होती है बेटा, आप कहोगे कि सर पचमढ़ी में वर्षा सबसे अधिक होती है, डन, पचमढ़ी में होती है। बेटा अगर मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वर्षा वाला जिला कौन सा हो जाएगा, आप कहोगे कि सर ये वाला जिला है, ये देख रहे होंगे आप। और बेटा सबसे ज्यादा वर्षा वाला जिला कौन सा, आप कहोगे कि सर बालाघाट, यस और नो, लांजी का किला, मक्का नगरी, कमलना, अच्छा हाँ, बालाघाट, लांजी का किला, मलांज खंड, मैग्नीज, सब यहीं पाए जाते हैं। आप कहोगे कि सर सबसे ज्यादा यहाँ होती है। सबसे कम वर्षा कहाँ होती है, तो इस वाले रीजन में बेटा सबसे कम वर्षा होती है, कम वर्षा होगी, कम वर्षा। अब भिंड मुरैना वाले रीजन में भिंड में सबसे कम। अच्छा कम वर्षा मतलब, अच्छा ऐसा मान के चलो मैं एक चीज और समझाता हूँ यहाँ पे, है ना। देखिए मैंने कहा वर्षा अधिक, अगर वर्षा अधिक होगी तो वन अधिक होंगे, वन अधिक होंगे तो जैव विविधता अधिक होगी, जैव विविधता अधिक होगी तो वन अगर अधिक है तो बेटा ठंड भी पड़ेगी, जैव विविधता अधिक होगी बायोडाइवर्सिटी अधिक होगी, ये साणु। अगर वर्षा कम होगी, वर्षा अगर कम होगी तो वन कम होंगे, वन कम होंगे गर्मी ज्यादा पड़ेगी, गर्मी ज्यादा पड़ेगी बायोडाइवर्सिटी कम होगी। क्लियर है क्या, तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि सर सब कुछ डिपेंडेंट है किसके ऊपर, वर्षा के ऊपर। ये साणु सब कुछ डिपेंडेंट किस पे हो जाएगा बेटा, वर्षा के ऊपर डिपेंडेंट हो जाएगा। यहाँ पर लिखा है कि सर्वाधिक कहाँ होती है, जिला बालाघाट है। स्थान की बात करेंगे भाई पचमढ़ी 199 सेंटीमीटर होती है। और न्यूनतम टेम्परेचर की अगर मैं बात करूंगा तो अभी वर्तमान में अगर मैं बात करूं बेटा कि सर्वाधिक टेम्परेचर कहाँ का था, हो जा भाई,
हाँ, सबसे ज्यादा आप कहोगे कि सर न्यूनतम टेम्परेचर, न्यूनतम गोहद भिंड का था 55 सेंटीमीटर न्यूनतम वर्षा होती है। और वहीं टेम्परेचर की अगर बात करूंगा तो सर टेम्परेचर सबसे ज्यादा कहां पर आप कहोगे कि सर छतरपुर में, है ना, गोहद ग्राम छतरपुर में आप कहोगे कि सर यहाँ पर छतरपुर में सबसे ज्यादा टेम्परेचर था। और न्यूनतम तो आप कहोगे कि सर पचमढ़ी घाटी में आपका न्यूनतम होता है। क्लियर क्या? यहाँ तक ये रही आज की हमारी क्लास। इसमें हमने आपको सारी चीजें आज की, सारे के सारे हमारे जो नेशनल, सॉरी, स्टेट सिंबल्स है वो सारे मैंने आपको बता दिए। एक बार आप खुद से एक बार ट्राई कीजिएगा, सभी लोग घर जाकर के बस 5 मिनट, जैसे भूख लगती है वैसे ही आप सोचना कि भूख लगी है, एक बार इसको निपटा दिया जाए 5 मिनट के लिए। 3 से 4 दिन करना है। खाना खाने के बाद, सोने से पहले, यस और नो, एक बार इसको देख करके सोना है, 5 मिनट पढ़ना है। और 5 मिनट पढ़ने के बाद में कोशिश ये करना कि 1-2 वीक इसको रिपीट आप कर पाओ, और 1-2 वीक रिपीट कर पाओगे तो ये डेफिनेटली आपको याद हो जाएगा। बाकी याद हम आपको करवा ही देंगे, है ना। तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, बाकी मिलते हैं आपको जल्द ही नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। करना 1 मिनट। इन्होंने त्रिरात्र यज्ञ करवाए। त्रिरात्र यज्ञ क्या होता है? अच्छा, ऐसे भी होते हैं यज्ञ? अपने यहाँ पर होते भी होते हैं भी, होते होंगे जब वो अखंड और रामधन बैठते हैं। एक बैठते ना अखंड, क्या बोलते हैं उसको, अखंड राम क्या बोलते हैं, तो वो 24 घंटे 48 घंटे के रहते हैं। जब से स्टार्ट किया तभी खत्म, उसमें हो जाते होंगे। चले त्रिरात्र